हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर बनाया था, उसके ऊपर आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज़ आए। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं उसमें मैं आपको बताऊंगा कनाडा वर्क परमिट के बारे में। और उसमें ये मैं बताऊंगा कि किन लोगों को कनाडा का वर्क परमिट मिल सकता और किन को नहीं मिल सकता। देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जो सबसे पहला पॉइंट है मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कनाडा का वर्क परमिट है उसके नाम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा ठगी चल रही है। जितने भी एजेंट है वो कहते हैं कि मैं आपका वर्क परमिट लगवा दूंगा और लाखों रुपए वो एप्लीकेंट से ले लेते हैं। पर क्या होता है, एंड में क्या होता है कि वर्क परमिट उनको नहीं मिलता और उनके काफ़ी पैसे डूब जाते हैं। कईयों के पैसे तो वापस मिल जाते हैं और कईयों का कुछ नुकसान हो जाता है या कईयों के पूरे ही पैसे डूब जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और इसमें पहली बात तो आप ये समझिए कि वर्क परमिट कितने प्रकार के होते हैं। लोगों को ये भी नहीं पता होता कि वर्क परमिट कितने तरह के होते हैं। देखिए, वर्क परमिट जो है, कनाडा का वर्क परमिट है, वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है ओपन वर्क परमिट और दूसरा होता है क्लोज वर्क परमिट, या जिसको हम एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट भी कहते हैं। तो इसमें जो ओपन वर्क परमिट होता है वो सिर्फ कुछ लोगों को मिलता है, वो सभी को नहीं मिलता। सबसे पहले तो अगर आपका स्पाउस वहाँ पे काम कर रहा है, जो वहाँ या वो वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे है या ऑलरेडी वहाँ पे किसी तरीके से वहाँ पे पहुँचा हुआ है, तो आ, वो जो उनका स्पाउस जो यहाँ से वहाँ पे जाएगा वो स्पाउस ओपन वर्क परमिट के ऊपर जा सकता है, तो उनको ओपन वर्क परमिट मिलता है। तो इसके अलावा जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं उनको भी वर्क परमिट मिलता है और जो पीआर पे जाते हैं उनको भी वर्क परमिट मिलता है। और जो लास्ट कैटेगरी है जिनको वर्क परमिट मिलता है वो है जिनको जो असाइलम के लिए वहाँ पे अप्लाई करते हैं, जिनको असाइलम मिलती है उनको वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट ग्रांट होता है कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब हम चलते हैं जो दूसरे तरह का वर्क परमिट है। नॉर्मली जो यहाँ से लोग जाते हैं वो क्लोज वर्क परमिट पे जाते हैं, या जिसको हम एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट कहते हैं। तो ये LMIA बेस्ड वर्क परमिट होते हैं। तो इसमें क्या है कि पहले आपको जॉब ऑफर लेटर लेनी पड़ती है, उसके बाद जो एम्प्लॉयर है आपको LMIA भेजेगा, उसके बेस पे आपका वर्क परमिट लगता है। तो ये चीज़ें पहले आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि वर्क परमिट कितने प्रकार के होते हैं। लोगों को ये पता भी नहीं होता, तो वो सीधा जाके एजेंट को पैसे दे देते हैं। तो वो चाहे कुछ भी कह के उनसे पैसे ले लेते, बाद में क्या है कि उनके पैसे डूब जाते हैं, वो कुछ ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। इसमें ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी वर्क परमिट आप अप्लाई कर रहे हैं पहले तो उसके हिसाब से आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं अगर उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है तो इसका मतलब आपको जॉब ऑफर लेटर नहीं मिलेगी। और अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। जब भी आप कभी भी वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। देखिए, फ्रेश बंदे को भी वर्क परमिट मिल सकता है, पर वो बहुत ही कम चांसेस है। आपको सिर्फ एक्सपीरियंस पे आपके पास कम से कम 3 साल 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही आपको वर्क परमिट इजीली मिल सकता है। और मोर ओवर वो वर्क परमिट ऐसे नहीं है कि आपने बनवा लिया कहीं से, वो वेरीफाइएबल होना चाहिए, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो वीज़ा ऑफिसर उसको चेक कर सकता है और वो चेक करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो वेरीफाई हो सकता हो तभी आपको ये वर्क परमिट है वो ग्रांट किया जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। तो जब आप कभी भी कनाडा का वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो उसमें ये होता है कि आप जैसे दिखाएंगे कि मेरे पास पहले ही इस काम का एक्सपीरियंस है, तो उसके साथ साथ आपके पास ITR भी होनी चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करते होना चाहिए आपको, जिसमें आप बताएंगे कि जिससे ये पता लगेगा कि आप जो काम करते थे उससे आपको इनकम भी आती थी, तो उसके कारण आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे। तो ITR भी बहुत ज़रूरी है। आपको अपना जो वर्क एक्सपीरियंस को वेरीफाई करने के लिए ITR भी आपकी बहुत काम आती है, और उससे जो वीज़ा ऑफिसर को ये पता लगता है कि जो आप काम करते थे आप उससे इनकम भी कमाते थे। तो इसके बाद हम चलते हैं सिक्स पॉइंट पे। सिक्स पॉइंट में ये है कि जो जब भी आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो आपके पास सेटलमेंट फंड्स भी होने चाहिए। कम से कम आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप कनाडा में जाके 6 महीने तक वहाँ पे इजीली रह सके। आप उसको सस्टेनेंस, इसको हम सेटलमेंट फंड्स कहते हैं, ताकि ताकि अगर आप वहाँ पे जब वर्क परमिट में जाते हैं तो ये ना हो कि आपके पास वहाँ पे रहने के लिए पैसे ही ना हो। तो वो कम से कम 6 महीने के जो सेटलमेंट फंड है जो कैनेडियन गवर्नमेंट मांगती है आपसे, वो चेक करेंगे कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं। वो करीब
13-13,500 कम से कम होते हैं, तो वो इतने आपके पास होने चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट में ये बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि आप जब भी कनाडा का वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप मेडिकली फ़िट होने चाहिए, आपका कोई हेल्थ इशू नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप वर्क परमिट की फ़ाइल लगाएंगे तो उसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाना होता है। जो जो पैनल डॉक्टर्स हैं, जो कनाडा एम्बेसी की तरफ से पैनल डॉक्टर्स हैं, उनसे आपको मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा और उसकी जो रिपोर्ट है आपको उस फाइल में अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये आप पहले से ही इस चीज़ को सुनिश्चित कर लीजिए कि आप मेडिकली फ़िट हैं और तभी आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करिए। तो उसके बाद हम चलते हैं 8th पॉइंट पे। 8th पॉइंट में ये बताना चाहता हूँ कि आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी आपका कोई केस नहीं चलते होना चाहिए इंडिया में, ना ही कोई आपका कोई ऐसा रिकॉर्ड हो जिससे पता लगे कि आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको जो है वर्क परमिट नहीं ग्रांट होगा। जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है। तो इसके बाद हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पे, 9th पॉइंट पे, जो इसमें ये बताने जा रहा हूँ कि जहाँ भी आप पहले काम करते हैं तो वहाँ पे आपका कोई ऑफिस में कोई इशू नहीं चलता होना चाहिए, ना ही कोई उसमें कोई आपके अगेंस्ट कोई केस चलता होना चाहिए। जो एम्प्लॉयर है उसके साथ आपका कोई भी झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसके कारण कि वो एम्प्लॉयर आपके ऊपर केस कर सके या आपको आपका जो काम है बनता हुआ रोक सके। तो इसलिए इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए, इन चीज़ों के ऊपर पहले वर्क करिए, उसके बाद ही आप अपना कनाडा का वर्क परमिट अप्लाई करिए। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कनाडा का वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कम से कम इन चीज़ों का पहले ध्यान करिए, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर ये सब चीज़ें आपके पास है तभी आप कनाडा का वर्क परमिट अप्लाई कीजिए। आप एजेंट के बातों में मत आइए, वो कहेंगे, वो शॉर्टकट बताएंगे आपको, कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके बताएंगे जो कि कामयाब होने वाले नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नई बातों का पता लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो, उनको इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसके अलावा इस वीडियो पे जो मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप फ़ोन करके आप मेरे से अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर भी आपको ज़रूर दूंगा। इसके अलावा मैं इस वीडियो में आपको फिर वही ऑफ़र दे रहा हूँ जो हर वीडियो में देता हूँ कि अगर आप अपना टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल किसी भी कंट्री की, कनाडा की, आप फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को ये जो मोबाइल नंबर आ रहा है वीडियो पे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और ऑफिस में आके अपनी फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफ़र देता हूँ,
आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।